Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे इंडियन रेलवे के एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी को लेकर, जहां पर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन विच इज़ द विकसित भारत एजेंडा, उसको ध्यान में रखते हुए एक इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज लाने की कोशिश कर रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मल्टी मॉडल अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट हब्स बनाए जाएंगे ऐसी सिटीज़ में जो हमारी एस्पिरेशनल सिटीज़ हैं अक्रॉस दी नेशन। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन सिटीज़ को यहाँ पर चूज़ किया जा रहा है जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज़्यादा होने के चांसेस हैं। एक्सपांशन क्या है, तो अगर हम ऑफिशियल सोर्सेज के अनुसार बात करें तो यहाँ पर एक बात की जा रही है कि रेलवे बोर्ड कहीं ना कहीं एक्सटेंड कर रहा है अपने इस इनिशिएटिव को बियॉन्ड द सिटीज़ मीटिंग द पॉपुलेशन क्राइटेरिया। पोटेंशियली हम यहाँ पर बात करें तो एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ग्रोथ जहाँ पर हो सकती है भविष्य में, उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि ठीक है हमें इसमें क्या डिटेल में जाना है, बिल्कुल नहीं। हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना सा फोकस होना चाहिए कि आखिर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब क्या होते हैं। तो देखिए, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की बात करें तो हम इन्हें इंटर मॉडल या इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरीके की फैसिलिटीज़ होती हैं या लोकेशन होती है जहाँ पर डिफरेंट मोड्स जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन कवरेज के, कनेक्टिविटी के, वो यहाँ पर आसानी से होते हैं ताकि एक सीमलेस और एक एफिशिएंट मूवमेंट यहाँ पर क्रिएट किया जा सके पैसेंजर और गुड्स का बिटवीन वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो ये जो हब्स होते हैं ये एक तरीके से वाइटल नोड की तरह काम करते हैं एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में, जहाँ पर एक स्मूदर इंटरचेंज क्रिएट कर देते हैं बिटवीन डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। एडिशनली अगर हम बात करें पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब साथ ही फैसिलिटेट करता है एक एफिशिएंट हैंडलिंग फ्राइट एंड कार्गो बिटवीन डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पर इम्प्रूव हो सकता है लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो जाते हैं, तो देखिए जहाँ पर भी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स होते हैं ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए और एक ऑल ओवर डेवलपमेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी को भी कैटर कर रहे हैं, साथ ही ट्रेड और कॉमर्स को भी कैटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ईज़ हो जाती है चीज़ों में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं इन दी सराउंडिंग एरियाज। नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट इज़ विकसित भारत। ठीक है, चूँकि जो भी बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जिन स्पेशली अगर हम बात करें मध्य प्रदेश स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम की, तो इसके अंदर इस बार ये टॉपिक मीन्स में बहुत अच्छे से रखा गया है। चलिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं विकसित भारत के बारे में। देखिए, विकसित भारत विच इज़ दी 2047 का ये जो एक एजेंडा है ये कॉम्प्रिहेंसिव विजन है जिसे क्रिएट किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जहाँ पर बात की जा रही है हमें इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट करना है बाय 2047, जो कि इंडिया की 100वीं वर्षगांठ भी है। मतलब हमें आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे। दैट मीन्स ये विजन कहीं ना कहीं बात कर रहा है अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट की, जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है। और इसीलिए विकसित भारत के अंतर्गत 4 पिलर्स पर फोकस किया जा रहा है, जो कि हैं यूथ, युवा, गरीब, पुअर, महिला, और साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है किसानों की। इन 4 पिलर्स को यहाँ पर मजबूती प्रोवाइड करना है। और इसी के साथ ये जो है पंच प्राण जो हमारे संकल्प हैं, पीएम पंच प्राण संकल्प जो है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर पूरा का पूरा एक डेवलपमेंट करना है। तो की फोकस एरिया क्या है, इसके अलावा एजुकेशन को एनहांस करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने हैं, स्कूल एनरोलमेंट रेट बढ़ानी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाना है। दूसरा है हेल्थ केयर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करनी है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देनी है। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी इनोवेशंस लेकर आने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बिल्ड करना है, हमें रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आना है, मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर लाना है, और साथ ही जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। बेसिकली आपको याद है जिसे हम बात करते हैं वॉइस ऑफ यूथ, अमृतकाल विमर्श और विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये सभी भी हमारे एजेंडा 2047 का ही पार्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे।
And here we are talking about the Army raises first unit to operate Apache attack helicopters. देखिए, इंडियन आर्मी ने, एविएशन कॉर्प ने यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है ताकि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं एयरफोर्स की उसको बढ़ाया जा सके, और इसी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की यूनिट यहाँ पर लगा दी गई है जोधपुर में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डेवलपमेंट है ये क्रूशियल माइलस्टोन है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर जो कॉर्प प्रिपरेशन की जा रही है ताकि AHC-4E जो कि अपाचे हेलीकॉप्टर है उनको यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा सके, और इसी के साथ उन्हें सेकेंड लाइन ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर बनाने के लिए भी तैयार करना है आफ्टर द इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, राइट। चलिए तो बात करते हैं हम बोइंग AH-64 अपाचे के बारे में, जिसके बारे में हमें डिटेल में समझना ज़रूरी है। देखिए 30 सितंबर 1975 को इसकी पहली फ़्लाइट हुई थी और इंडियन आर्मी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1986 में। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके की फीचर्स को समझें तो एक नोज़ माउंटेड सेंसर इसके पास है, 30 mm M230 चेन गन हमें यहाँ पर देखने मिलती है। इस समय अगर हम बात करें तो प्राइमरी यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी, इजरायली एयरफोर्स, इजिप्शियन आर्मी की बात करें या रॉयल नीदरलैंड एयरफोर्स की बात करें तो ये इसका इस्तेमाल करते हैं। AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर माने जाते हैं ये, जिनका ग्लोबल लेवल पर भी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। बेसिकली इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये बहुत ज़्यादा प्रूवन है, विद ओवर 1280 एयरक्राफ्ट इन ऑपरेशन और 5 मिलियन फ्लाइट पर आवर हमें यहाँ पर इनकी देखने के लिए मिलती है। स्पेसिफिकली अगर हम कॉम्बैट सिचुएशन में बात करें तो दे हैव शोन ट्रिमेंडस इम्पैक्ट इन दोज एरिया भी। AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो एक क्रूशियल एसेट हो जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मल्टी फैसिलिटी यहाँ पर किसी भी आर्मी को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि नाइट विजन नेविगेशन इसके अंदर होता है, अपग्रेडेड फायर कंट्रोल रडार है जिसकी वजह से ये डिफरेंट वेपन्स को कैरी करने में आसानी से काम करते हैं। अलॉन्ग विद दैट जब भी जॉइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स की बात हो या एयर टू एयर मिसाइल्स की बात हो या प्रिसीजन रॉकेट को लेकर काम करना हो, वो फीचर्स भी हमें इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलते हैं। नॉट अलोन दिस, अगर हम इनकी बात करें इनकी क्लाइंबिंग रेट की तो इट इज़ दी 889 मीटर पर मिनट, और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो इनकी जो स्पीड है वो 279 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, और इसकी क्रूज स्पीड की अगर हम बात करें तो 260 किलोमीटर पर आवर तक भी ये चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनका एक जो शेल्फ है, इनकी जो स्पीड है, इनका जो मोमेंट्री स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण या कारीगर हमारे लिए साबित होती है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, एंड वील बी टॉकिंग अबाउट द इंडियाज वूज टेस्ला बाय स्लैशिंग इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन EVs टू 15% फ्रॉम 70 to 100%। देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने अनवील कर दी है सीरीज ऑफ इंसेंटिव एम्ड ताकि अट्रैक्ट किया जा सके उन सारी कंपनीज़ को जैसे टेस्ला कि वो इस्टेब्लिश करे अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारी कंट्री के अंदर। इन 3 मेजर्स में अगर हम बात करें तो एक नोटेबल अनाउंसमेंट आया है जिसमें एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन किया गया है इंपोर्ट ड्यूटीज़ पर, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की इंपोर्ट को कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट्स के रूप में बात की जा रही है। तो जहां पर पहले ये इंपोर्ट ड्यूटी 70% थी, जिसे घटाकर कर दिया गया है 15%। देखिए इस रिडक्शन को, इंपोर्ट ड्यूटी को यहाँ पर बेनिफिट लेने के लिए EV मैन्युफैक्चरर्स को कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक प्री कंडीशन जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है उसके साथ काम करना होगा। इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट विच इज़ द 4,150 करोड़ वो यहाँ पर किया जाएगा, और इनिशिएट किया जाएगा लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को विद इन 3 years टाइम फ्रेम। तो पहली चीज़ समझिए कि ठीक है, अगर आपको सामान बेचना है बिल्कुल बीचे, हम इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देते हैं, 70 से हम 15% कर रहे हैं, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको विद इन 3 years में एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन यूनिट भी हमारे पास खोलनी होगी। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरर हैं वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट 25% डोमेस्टिक वैल्यू को लेकर काम करेंगे, और धीरे धीरे ये जो वैल्यू है इसको आगे आने वाले 5 सालों में 50% भी कर दिया जाएगा। सो ये जो रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी है 15%, ये अप्लाई होगी टू कम्प्लीटली बिल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओनली, जिनका प्राइस का मिनिमम वैल्यू अगर हम बात करें तो 35,000 US$, लेकिन इंडियन करेंसी के हिसाब से बात करें तो 29 लाख होगी। ऑलराइट, हालांकि चलिए आगे दूसरी चीज़ों के बारे में भी बात करें।
कि भाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ क्या होती हैं। तो देखिए, इम्पोर्ट ड्यूटी एक तरीके का टैक्स है जिसे गुड्स में जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके किसी भी देश में एंटर होते हैं उसके ऊपर लगाया जाता है। यूजुअली इम्पोर्ट ड्यूटी को चार्ज किया जाता है डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर कि किस तरीके की चीज़ है, क्या सर्विसेज हैं, उसकी वैल्यू क्या है, क्वांटिटी क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुआ था, क्या हार्मोनाइज सिस्टम के अंतर्गत ये आती हैं या नहीं आती हैं। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, जो कि हर कंट्री अपने हिसाब से अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए भी करती है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द anti-CAA प्रोटेस्ट, जो कि यहाँ पर कन्फाइंड है टू असम एंड त्रिपुरा। देखिए, रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है जहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसेंट हमें देखने मिल रहा है प्राइमरली असम और त्रिपुरा में विद इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब देखिए, सीएए जिसको पास किया गया है, एक 2019 से हमें इसका प्रोटेस्ट देखने मिल रहा है, जो कि बात कर रहा है कि हमें सिटीजनशिप को ईज़ करना है, स्पेशली जो माइग्रेंट्स है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से, जो कि एक रिलीजियस माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक्सेम्पशन रखा गया था नॉर्थ ईस्ट एरिया का। ये जो नोटिफिकेशन है ये इफेक्टिवली एग्जम्प्ट कर रहा है कि जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है उनको हम सीए के प्रोविजन से बाहर रखते हैं विद एक्सेप्शन इन असम एंड त्रिपुरा। और ये एक्ट स्पेसिफाई कर रहा है कि ये किसी भी तरीके से कुछ ट्राइबल एरियाज़ पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि इनको 6th शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया है। और ये जो रीजन है, ऐसी जगह पर सीए के अलावा भी अगर हम बात कर रहे हैं तो इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर इनर लाइन परमिट क्या है। तो देखिए, आईएलपी सिस्टम की बात करें तो ये 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हमें देखने मिलता है, जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। इनको एक स्पेशल परमिट के थ्रू यहाँ पर बनाया गया था अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको यहाँ पर इन हिली ट्राइबल एरियाज़ को, जो कि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली भी इम्पॉर्टेंट थे, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और जितने भी जो आउटसाइडर हैं उनको इंडिया में आने के लिए, या दूसरे भी इंडिया के भी जो लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, या बिजनेस या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इसको यहाँ पर रेगुलेट किया जा सके। सो जब भी आप यहाँ ऐसे स्टेट्स में जा रहे हैं तो आपको एक ILP ज़रूरी होता है। सो ILP सिस्टम प्राइमरली एम कर रहा है कि कहीं ना कहीं सेफगार्ड करना है इंडिजीनियस और ट्राइबल पॉपुलेशन को, जो कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में रह रही है, उनके डेमोग्राफी को यहाँ पर सुरक्षित करना है। अब इस सिस्टम के बाद इनिशियली इसको इम्प्लीमेंट किया गया था अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड और मिजोरम, एंड वाज एक्सटेंडेड टू मणिपुर इन जनवरी 2022। और इसी के बाद हमें यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने मिले CAA के अगेंस्ट में। अब देखिए, ये जो इंक्लूजन है इन एरियाज़ का अंडर द ILP सिस्टम इन द एग्जेम्पशन फ्रॉम द CAA प्रोविजन अंडर स्कोर्स द यूनिक सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ILP कहीं ना कहीं सर्व करता है एक ऐसे मैकेनिज्म की, ताकि रेगुलेट किया जा सके और प्रोटेक्ट किया जा सके इस रीजन की डेमोग्राफी को, अलाइनिंग विद द कंसर्न रेज बाय द रेसिडेंट रिगार्डिंग द पोटेंशियल डेमोग्राफिक चेंज ड्यू टू CAA। और इसी को ध्यान में रखते हुए नई बात आएगी 6th शेड्यूल की। 6th शेड्यूल जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ग्रांट करता है एक स्पेशल पावर टू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिन्हें हम ADCs भी बोलते हैं, इन स्पेसिफिक ट्राइबल मेजॉरिटी एरिया, जो कि हैं हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें इशू देखने के लिए मिल रहा है। ये जो ADCs हैं ये एम्पावर हैं कि ये अपने एरिया को, अपने रीजन को खुद गवर्न कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इनके पास सेल्फ गवर्नेंस का पावर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सो इन कॉन्टेक्स्ट टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट 6th शेड्यूल अप्लाई होता है वेरियस रीजन में अंडर ADC। मिजोरम ऑलरेडी आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ड्यू टू ऑपरेशनल इनर लाइन परमिट सिस्टम now has utilized the 6th schedule for governance. Meghalaya, except for all small areas around Shillong, is under 3 different ADCs, each represent Garo, Khasi and Jaintia. वहीं असम की भी अगर हम बात करें तो इसके पास भी 3 ADCs हैं, जिसके अंदर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, नॉर्थ कशार हिल ऑटोनोमस काउंसिल और कार्बी एनालॉग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट आती हैं। सिमिलरली त्रिपुरा, इसको गवर्न किया जा रहा है त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा। सो ऐसे में जो मेजॉरिटी ऑफ मेघालय की अगर हम बात कर रहे हैं, जो कि कवर हो रहा है 6th शेड्यूल के अंतर्गत, सो देयर रिमेन्स सम डिसकंटेंट, पर्टिकुलरली उन लोगों के बीच में जहाँ पर
वॉइस अगेंस्ट में जी आ रही है, उन्होंने अपोज किया है कि इम्प्लीमेंटेशन है जो सीए का एरियाज़ में इसको कवर नहीं किया जा रहा बाय दी 6th शेड्यूल। और ऐसे में मेघालय गवर्नमेंट एक्टिवली एडवोकेट कर रही है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ILP रिजाइम अक्रॉस द एंटायर स्टेट, क्योंकि यहाँ पर सीए की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इन दिस पर्टिकुलर एरिया। सिंस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट CAA इनर लाइन परमिट्स मल्टीपल टाइम, तो अब हम इसके डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड की। फंड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड ART, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, जहां पर हम एक एडवांस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च की बात कर रहे हैं, स्पेशली जहां पर हमारा ध्यान है क्लाउड प्रोसेस को लेकर विद द इंडियन मॉनसून ओवर द मॉनसून कोर जोन इन दी सेंट्रल इंडिया। ये जो फैसिलिटी है ये कहीं ना कहीं इसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारे एग्जिस्टिंग गैप हैं इंडियन मॉनसून को समझने में, उसकी एक्यूरेसी को समझने, वेदर प्रेडिक्शन को समझने में, उसकी कमी को यहाँ फुलफिल करना। बात करें तो ART एक ओपन फील्ड ऑब्जर्वेशनल है, एनालिटिकल रिसर्च प्रोग्राम है, जिसे सिलखेड़ा में यहाँ पर सिलखेड़ा में यहाँ पर बनाया गया है। इसके प्राइमरी उद्देश्य की बात करें तो एक ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन करना है अलग अलग वेदर पैरामीटर्स पे, जैसे टेम्परेचर क्या है, विंड स्पीड क्या है, अलॉन्ग साइड इन सिटू ऑब्जर्वेशन भी करना कि सिनॉप्टिक सिस्टम्स क्या हो रहे हैं ड्यूरिंग, स्पेशली जब साउथ वेस्ट मानसून की बारी होती है जून से सितंबर में। इन ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए एक वैल्यूएबल डेटा क्रिएट करना है, क्लाउड पैरामीटर्स यहाँ पर क्रिएट करना है, साथ ही सिनॉप्टिक सिस्टम्स को ऑब्जर्व करना है और एक इम्प्रूव करना है हमारे एग्जिस्टिंग वेदर मॉडल में, ताकि रेनफॉल के प्रोडक्शन को यहाँ पर क्लियर किया जा सके। लगभग 100 एकड़ के एरिया में फैला हुआ ये 25 मीटर हाई एंड इक्विप्ड विद 25 हाई एंड मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड है इंडियन मॉनसून के बारे में जानकारी देने के लिए। इसके अंतर्गत रिमोट सेंसिंग बेस्ड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का भी उपयोग किया गया है। बात करें क्या की इंस्ट्रूमेंटल डिप्लॉयमेंट है जो ART में इंक्लूड किए गए हैं, तो देखिए सबसे पहले एथिलोमीटर इसमें इस्तेमाल किया गया है ताकि एरोसोल्स की स्टडी की जा सके। फिर क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई काउंटर को यहाँ पर लगाया गया है ताकि क्लाउड फॉर्मेशन की प्रोसेस को यहाँ पर समझा जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर लेज़र सेलोमीटर को लगाया गया है ताकि क्लाउड्स की साइज़ को यहाँ पर देखा जा सके। माइक्रो रेन रडार यहाँ पर लगा है सो दैट रेन ड्रॉप की साइज़ और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को समझा जा सके। एंड अलॉन्ग विद दैट एक सबसे अच्छी चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर KA बैंड्स का इस्तेमाल किया गया है, क्लाउड रडार और C बैंड ड्रॉपलर वेदर रडार का यूज़ किया गया है ताकि जो रेन बियरिंग क्लाउड्स हैं उनके मूवमेंट को यहाँ पर समझा जा सके। राइट सो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया है ताकि इंडिया में जो इश्यूज़ हैं, जिन समस्याओं से हम फेस करते हैं कि क्लाउड का प्रेडिक्शन नहीं हो पाता, उसके लिए काम किया जा सके। बात करें कि भाई इसका और इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखिए सॉइल मॉइस्चराइज़र को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, विंड प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, बलून बाउंडेड रेडियो साउंड्स की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ART में हमें देखने के लिए मिलती हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इंडियन मॉनसून जो कि बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है, उसको यहाँ पर प्रेडिक्शन करना या उसके बारे में जानकारी लेना भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत का एक सब्सटेंशियल जो रीजन है वो अभी भी मॉनसूनल रेनफॉल पर डिपेंड करता है। 45% जो लेबर फोर्स है हमारा, वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, रेनफेड वो एग्रीकल्चर यहाँ पर करता है। ऐसे में स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं सेंट्रल इंडिया, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक की, जो कि मानसून का कोर जोन बनते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के एग्रीकल्चर लैंडस्केप में। ऐसे में साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो कि भारत में 70% बारिश में योगदान देता है और ऑन एन एवरेज एनुअल रेनफॉल जो कि क्रिटिकली खरीफ कल्टीवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है जुलाई अगस्त के बीच में, उसके लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ऐसे में क्या पैटर्न है, किस तरीके का सिनॉप्टिक सिस्टम डेवलप हो रहा है, लो प्रेशर क्या है, डिप्रेशन कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है, बे ऑफ बंगाल से, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ART का काम किया जा रहा है।
अब मध्य प्रदेश को यहाँ पर चूज़ किया गया है एज द लोकेशन फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड विशीलखेड़ा, जो कि स्पेसिफिकली सिलेक्ट किया गया है उसकी एक स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग की वजह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पाथ है वो रेन बेयरिंग सिनॉप्टिक सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। शीलखेड़ा की अगर हम बात करें तो उसके एनवायरनमेंट या उसका जो एंथ्रोपोजेनिक एरिया है वो कहीं ना कहीं बाकी एरियाज़ के मुकाबले ज़्यादा सूटेबल है। एक बहुत अच्छा सेंसिटिव साइट यहाँ पर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ART सिस्टम को बनाया गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम इतनी देर से सिनॉप्टिक सिस्टम बोल रही हैं, व्हाट इज़ दिस। सो सिनॉप्टिक सिस्टम को हम सिनॉप्टिक स्किल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं या फिर सिनॉप्टिक वेदर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें एक लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। जब भी हवा का जो मूवमेंट है ये हॉरिजॉन्टल होता है ओवर द 100 to 1000 ऑफ किलोमीटर, तब हम इसे सिनॉप्टिक सिस्टम के नाम से ही जानते हैं। ये टिपिकली एसोसिएट होते हैं हमारे वेदर फिनोमेना से, जैसे साइक्लोन, एंटी साइक्लोन फ्रंट, प्रेशर सिस्टम। वेदर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या जोग्राफिक रीजन है, ये सारी चीज़ें इससे ही मापी जाती हैं। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। बात करते हैं मेंस की क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो पहला क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है डिफेंस अपग्रेडेशन को लेकर, और दूसरे क्वेश्चन में यहाँ बात की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की। सो व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको DNR से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे pragyapandey@rousacademy.in पर भी मेल कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.